हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम लोग क्लास 11th का क्वेश्चन बैंक सीरीज पढ़ रहे थे, तो अभी तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 का एमसीक्यू पार्ट तक कवर कर लिया था। अब यहाँ पे जो है हम लोग इसके जो चैप्टर नंबर 4 है उसका यहाँ पे जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप वाले सेक्शन को देखेंगे। तो फर्स्ट सेक्शन यहाँ पे है, देख सकते हैं। और जो लोग स्टार्टिंग से नहीं देखें वो लोग प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप शुरू से देखिए, ठीक है। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप वाला आज हम लोग जो है डिस्कस करने जा रहे हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कुछ इस तरीके से कि हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन, ये जो मॉलिक्यूल यहाँ पे दिया हुआ है बेसिकली अल्कीन का यहाँ पे डेरिवेटिव है, वही अल्कीन का मॉलिक्यूल है कह सकते हैं। तो उसमें यहाँ पे कितना जो है सिग्मा बॉन्ड और कितना यहाँ पे पाई बॉन्ड है, ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया। तो ये मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा पाई हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताए भी थे कि एक यदि सिंगल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा पाया जाता है, डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई होता है। और वहीं पे यदि कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दिया तो एक सिग्मा और दो यहाँ पे कुछ इस तरीके से पाई होता है। तो बस यहाँ पे सभी को देख लेना है, ठीक है। जो भी यहाँ पे सीधा सिंपल जो सिंगल बॉन्ड के लिए रहता है लगभग उसी को यहाँ पे वहाँ पे सिग्मा बेसिकली देखते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले इसको हम लोग बना लेते हैं। मान लीजिए कुछ इस तरीके से सबको हम तोड़ देते हैं, जैसे कि CH2 है तो CH2 ऐसा हमारा बन जाएगा, एक H इधर से एक H इधर से। फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, उसके बाद यहाँ पे कार्बन है, इसमें यहाँ पे एक हाइड्रोजन इधर लगा हुआ है, फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन हम नीचे लगा देते हैं। फिर यहाँ पे कुछ इस तरीके से डबल बॉन्ड और इधर यहाँ पे इधर हाइड्रोजन और कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन। नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। दो यहाँ पे लास्ट और फर्स्ट में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो वो चीज़ हमारा हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे काउंट करते हैं तो देख सकते हैं एक सिग्मा यहाँ पे, एक सिग्मा हर जगह, सिग्मा तो हर जगह रहेगा ही, ठीक है। तो हर जगह सिग्मा हम लोग सबसे पहले लगा देते हैं, इसको अच्छे से बना देते हैं। और जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड वहाँ एक एक पाई भी आ जाएगा, इसको ऊपर बना देते हैं। तो यदि हम लोग काउंट करें तो सिग्मा पहले काउंट करें, तो इसको मैं थोड़ा सा दिखाने के लिए बस ताकि आप लोग को विजुअलाइज हो जाए। एक सिग्मा यहाँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 सिग्मा हो गया। और कुछ इस तरीके से पाई की संख्या यदि देखें तो एक पाई यहाँ पे और एक पाई यहाँ पे, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपका जो 2 पाई और 9 यहाँ पे सिग्मा है, जो कि आंसर में भी दिखाया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं, सिग्मा आबंध जो है 9 और पाई आबंध यहाँ पे 2 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि द 2 ऑक्सीजन बॉन्ड डिस्टेंस इन ओजोन मॉलिक्यूल आर इक्वली जस्टिफाई। कहता है कि 2 ऑक्सीजन बॉन्ड जो होता है ओजोन में, ओजोन का फॉर्मूला बेसिकली O3 होता है, तो उसमें 2 जो है ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है वो आपका वहाँ पे उसका जो डिस्टेंस है वो मॉलिक्यूल का इक्वल होता है। क्यों होता है ये जस्टिफाई करने बोला गया है। तो वही चीज़ यहाँ पे ओजोन अणु में 2 ऑक्सीजन दूरियाँ बराबर होती है, औचित्य सिद्ध करें, वही चीज़ है। तो ये चीज़ जो आपका होता है वो आपको मैंने बताया भी था रेजोनेंस में, क्योंकि बॉन्ड वहाँ पे जो है शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। बेसिकली बॉन्ड ना कहें तो उसका इलेक्ट्रॉन्स जो है टोटली वहाँ पे शिफ्ट कर जाता है, तो जिस कारण वहाँ पे उसका बॉन्ड इधर से उधर चला जाता है। तो यहाँ पे जो है रेजोनेंस उसको हम लोग बोलते थे। और यही रेजोनेंस के कारण जो होता है वो वहाँ पे पूरा का पूरा अगर तीनों अगर यहाँ पे इस तरीके से अगर हमारा बना हुआ है तो ये हमारा जो होता है कुछ इस तरीके से यहाँ तक ये चीज़ बराबर होता है। इसको रेजोनेंस हाइब्रिड हम लोग बोलते थे। इसी कारण से यहाँ पे जो है ऑक्सीजन का जो है यहाँ पे बॉन्ड डिस्टेंस सेम होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे रेजोनेंस इसका राइट आंसर। तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं वही चीज़ है क्वेश्चन नंबर 3 में। बेसिकली यहाँ तो आंसर्स वगैरह सब दिए हुए हैं, बस मैं उन चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए जा रहा हूँ ताकि आपको वहाँ से कुछ समझ में आए। बाकी स्ट्रक्चर आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। अभी जो ऊपर में सिग्मा पाई देख रहे थे तो उसको ओपन करके हम बता दिए, तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। बाकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैं सारा चीज़ करता जा रहा हूँ, ठीक है। तो वही चीज़ है कि व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन NH4+ आयन। वही हाइब्रिडाइजेशन जो है नाइट्रोजन का पूछा है अमोनियम आयन में। ये चीज़ NH4+ आयन क्या होता है, अमोनियम आयन होता है, ठीक है। तो वही बोला अमोनियम आयन में नाइट्रोजन के संकरण की स्थिति क्या है। अगर NH4+ है मतलब 4 हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से, तो वो जो फॉर्मूला आपका होता है बेसिकली इसका बेसिकली यहाँ पे हाफ होता है। और वैलेंस जो आपका मिडिल एटम जो बेसिकली देख सकते हैं जो लेस नंबर में होता है उसी को हम लोग मिडिल एटम कहते हैं।
तो नाइट्रोजन का यहाँ पे कुछ इस तरीके से उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना होता है, तो इसका हो जाएगा 5 और कुछ इस तरीके से बेसिकली आपका प्लस करेंगे मोनोवैलेंट जो आपका एटम होता है उसको, तो 5 + 4 9 हो गया। और एक जो वहाँ पे कैटायन है तो उसके लिए माइनस करते हैं, -1 करते हैं, यदि वहाँ पे माइनस रहता तो ऐड कर देते, ठीक है। तो 5 4 9 में 1 गया तो 8, 8/2, 8/2 किए तो 2 × 8 और 4 जिसका वैल्यू आता है कुछ इस तरीके से, उसको हम लोग क्या करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो इसका यहाँ पे अमोनियम जो आयन है उसका नाइट्रोजन का जो होता है वो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज सुपर ऑक्टेट हैविंग मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा, बेसिकली 8 इलेक्ट्रॉन जिसमें था उसको हम लोग ऑक्टेट बोल रहे थे। अब 8 इलेक्ट्रॉन से यदि मोर देन हो, वहाँ पे हायर इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है, मोर देन 8 हो, तो उसको हम लोग सुपर ऑक्टेट कहते हैं, ठीक है। तो उसमें बोला है कि किसमें यहाँ पे जो मॉलिक्यूल आपके दिए गए देख सकते हैं नीचे, उनमें से किसमें जो अणु सुपर अष्टक वाले हैं, ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो सभी का यदि हम लोग इलेक्ट्रॉन को वहाँ पे देखें तभी जाके पता चलेगा कि वहाँ पे कौन सा मॉलिक्यूल में वहाँ पे ऑक्टेट उसका जो है मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो बेसिकली यदि यहाँ पे आंसर के तौर पे यदि हम लोग देखें तो ClF3 और IF7 जिसके पास सुपर ऑक्टेट है, जैसा कि यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन इसमें शेयरिंग। अब यहाँ पे ClF3 में कैसे किस तरीके से है, तो क्लोरीन का 7 होता है इलेक्ट्रॉन, तो कुछ इस तरीके वैलेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे यदि देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, तो एक एक जो है बॉन्ड यहाँ पे फ्लोरीन कुछ इस तरीके से यदि इसका बनाया, तो देख लीजिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा, एक इधर करेगा, एक इधर करेगा, एक इधर करेगा। अब इसके पास कितना है, 1 2 3 4 और कुछ इस तरीके से 5 और 5 बेसिकली यहाँ पे आएगा, 5 ही आएगा क्योंकि 2 तो यहाँ पे शेयर किया गया, तो इसमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये जो शेयर किया है उसमें यदि हम लोग देखें तो इसका पूरा का पूरा ऑक्सीजन का क्लोरीन का काउंट करना है, तो पूरा का पूरा इसको काउंट कीजिए। तो देखिए 2 2 4 2 6 7 और 2 9 यहाँ पे बेसिकली आ रहा है, जो कि मोर देन यहाँ पे 8 है। बाकी आप और भी चीज़ों में यहाँ पे आप इसको जो है कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर CO2 का बात करें तो कुछ इस तरीके से CO आपका बनाता है, कुछ इस तरीके से, इसमें 2 यहाँ पे शेयर किया तो 2 कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन आपका बच गया, ठीक है। थोड़ा बड़ा बड़ा दिखा देते हैं, इस तरीके से हो गया। अब यदि किसी का भी देखें, कार्बन का ही देखें तो 2 2 4 इधर हो गया, 2 6 और 2 8, इसका पूरी देखें तो भी 8 होगा। ऑक्सीजन का भी यदि हम लोग देखें तो ऑक्सीजन का भी 2 2 4 2 6 और यहाँ पे कुछ इस तरीके से 8। तो ये तो हमारा यहाँ पे होगा नहीं क्योंकि सुपर ऑक्टेट हमको यहाँ पे चाहिए। तो एक तो हमारा ClF3 यहाँ पे मिल गया और यहाँ पे IF7 ही होगा। देख के ही पता चला जो मोर देन यहाँ पे जो बड़े बड़े एलिमेंट्स हैं उससे वहाँ पे जो कंपाउंड आपका मॉलिक्यूल बन रहा है तो उस तरीके से वहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है। तो IF5 भी यदि हम लोग काउंट करें तो 5 तो उसी का वहाँ पे बेसिकली है और वो 7 इलेक्ट्रॉन वहाँ पे उसमें दिखाएगा और 5 बॉन्ड 2 को वहाँ पे क्या करेगा, शेयर करेगा। उसके पास पहले से ही 7 था, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि इनमें जो है आपका कुछ इस तरीके से ClF3 और IF5 में ही यहाँ पे मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे। आप काउंट करके भी देख सकते हैं, जैसा कि मैंने जिस तरीके से काउंट किया उसका वहाँ पे बॉन्डिंग करा के, ठीक है। ये तो यहाँ पे हम जब स्टार्टिंग में बता रहे थे ऑक्टेट रूल, वहाँ पे मैंने बताया ही था। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 5 की यदि बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है कि वाई आर डाइपोल मोमेंट्स ऑफ CO2 BF3 एंड CCl4 आर 0 इसका डाइपोल मोमेंट क्यों होता है। तो क्योंकि यदि यहाँ पे हम लोग बात करें, अगर जो हमारा यहाँ पे रीजन यदि देखें हिंदी में देखिए कि CO2 BF3 और CCl4 का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य क्यों होता है, ये चीज़ पूछा। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मतलब द्विध्रुव, तो बोला कि दे हैव सिमेट्रिकल शेप, इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट गेट कैंसल्ड, इसी कारण से यहाँ पे इसका 0 होता है। जैसे कि मान लीजिए CCl4 है तो इसमें हम बताए थे कि डाइपोल मोमेंट जो आपका होता है वो आपका जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ यहाँ पे उसका जो है दिखाया जाता है, तो इधर इधर लगेगा, ठीक है। इसको अच्छे से दिखा देना है, इधर इधर इसका जो है डाइपोल मोमेंट लग रहा है, तो कहीं ना कहीं ये इधर से इसको कैंसिल कर रहा है और इधर से, मतलब चारों तरफ से एक तरीके के सिमेट्रिकल हो गए। देखिए इधर तो इसका इधर, ठीक है। तो यहाँ से एक रिजल्टेंट इसका यहाँ पे बेसिकली इधर निकलेगा, तो ये देख लीजिए अपोजिट में यहाँ पे कैंसिल करेगा। उसी तरीके से आप कहीं भी इसको कर सकते हैं, इधर से इधर है तो ये चीज़ आपका है, इधर से इधर तो यहाँ से इसको
किया जा रहा है। तो वही चीज़ सिमेट्रिकल होने के कारण इंडिविजुअल बॉन्ड जो आपका मोमेंट क्या करता है, कैंसिल कर देता है एक दूसरे को। एक देखिए इधर जा रहा है, एक देखिए इधर जा रहा है, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट कर रहे हैं। ठीक है, एक तरफ आता बेसिकली, तब वहाँ पे उसका हम लोग रिजल्टेंट देखते हैं कि वहाँ पे ऐड हो रहा है, लेकिन वहाँ पे आगे पीछे जा रहा है। और भी कोई देख लीजिए BF3, इसके लिए क्या हुआ कि आपको जो है स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, तभी आप इन चीज़ों को कर पाइएगा। और वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको देखना है। देखिए इधर से ये और इधर से ये सारा चीज़ आपको जो है फिगर से ही पता चलेगा। तो सभी का यहाँ पे जो सिमेट्रिकल शेप होने के कारण यहाँ पे बेसिकली उसका जो है बॉन्ड मोमेंट कैंसिल आउट हो जा रहा है। और भी देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से। CO2 का भी वही बात है, अभी हम बनाए ही थे, इधर से इधर। ठीक है, तो इधर ये चीज़ चला जाएगा, इधर ये चीज़ चला, तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, जिस कारण से ही ये चीज़ हमारा क्या हो रहा है, नेट डायपोल मोमेंट वहाँ पे 0 हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बोला है कि वाई इज़ वाटर लिक्विड वेयर एज H2S इज गैस एट रूम टेम्परेचर। अच्छा, वही चीज़ बोला है कि वाटर जो होता है लिक्विड जैसा होता है, वहीं पे H2S जो होता है वो चीज़ गैस होता है रूम टेम्परेचर पे। ऐसा क्यों होता है? कमरे के तापमान पर पानी तरल क्यों है जबकि H2S गैस है? तो वही चीज़ यहाँ पे देख लीजिए कि वाटर मॉलिक्यूल आर एसोसिएटेड विद इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वेयर एज H2S इज नॉट। तो सीधा सिंपल सा इसका रीजन है जो कि यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे बेसिकली हो जाता है, जिस कारण से ही यहाँ पे इसका जो है क्या होता है, ये आपका लिक्विड के फॉर्म में होता है और ये आपका H2S में होता है, जबकि H2S में ऐसा नहीं होता, इस कारण से ही ये गैस फॉर्म में होता है। तो मेन रीज़न आपका है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक दूसरे को कनेक्ट करके रखता है, तो वहाँ पे वो लिक्विड के फॉर्म में दिखाई देता है। ठीक है, वही चीज़ है कि जल के अणु अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं जबकि H2S नहीं होते। तो सीधा सिंपल है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सेंटेंस है यही है। ठीक है, डायरेक्टली यदि आपको यहाँ से पूछा जा सकता है, आपको ऑप्शन में कुछ भी दे दिया जा सकता है। ठीक है, वंडरवाल बॉन्ड दे दिया जा सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड दे दिया जा सकता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रह सकता है, बीच में इंट्रामोलिकुलर भी रह सकता है। ठीक है, तो आपको किसी तरीके से पूछा जा सकता है। तो मेन याद रखना है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H2S लिक्विड और H2S गैस बेसिकली और वाटर लिक्विड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7, आउट ऑफ O2 एंड N2 मॉलिक्यूल विच हैज़ ग्रेटर बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी एंड वाई। O2 और N2 में जो आपका है ग्रेटर बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी किसका है, इसी पूछा। O2 और N2 अणुओं में किसकी आबंध वियोजन इंथैल्पी अधिक है और क्यों? तो यहाँ पे लिखा गया है, देख सकते हैं कि N2 हैज़ हायर डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बेसिकली होगा। ठीक है, ग्रेटर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी N2 में है देन O2 ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड वेयर एज O2 हैज़ डबल बॉन्ड। तो सीधा सिंपल सा बात है, जिसके पास ज़्यादा बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, जिसके पास कम है उसको कम देना पड़ेगा। सीधा सिंपल में यदि बात करें तो ऐसे हो सकता है। नाइट्रोजन में 3 वहाँ पे उसका बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, इसलिए उसको ज़्यादा वहाँ पे उसका एनर्जी बेसिकली आ रहा है। O2 में 2 ही है तो उसको उससे थोड़ा कम है। ठीक है, वही चीज़ है कि N2 में त्रि आबंध की उपस्थिति होती है जबकि O2 में द्वि आबंध होता है, अतः N2 का आबंध वियोजन इंथैल्पी अधिक होती है। बस सीधा सिंपल सा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यदि बढ़ें तो आउट ऑफ NaCl एंड MgO विच हैज़ ग्रेटर वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी का वैल्यू किस में ज़्यादा है, ये चीज़ पूछा है कि NaCl और MgO में किसकी जालक ऊर्जा का मान अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं MgO ड्यू टू a stronger force of attraction between divalent Mg2+ और O2- ions than monovalent Na+ and Cl-। सीधा सिंपल सा बात है। NaCl का बात करें तो वहाँ पे जो है वो जो कैसा है, वो मोनोवेलेंट है या फिर यूनिवेलेंट हम लोग बोल सकते हैं। वैलेंसी दोनों का एक वहाँ पे आ रहा है, Na+ में और Cl- में, जबकि वहाँ जो आपका MgO है तो उसमें Mg2+ और O2- वहाँ पे जा रहा है। उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ज़्यादा हो रहा है क्योंकि वो डाइवेलेंट है, इस कारण से उसमें जो है उसका लेटिस एनर्जी का वैल्यू ये चीज़ ज़्यादा होता है। ये बेसिकली आप फजान्स रूल वगैरह से इसको और भी एक्सप्लेन किया जाता है। तो वही कि MgO जो होता है मोनोवेलेंट Na+ और Cl- की तुलना में द्विसंयोजक Mg2+ और O2- आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण। तो आकर्षण बल जिसमें ज़्यादा होगा उसका वहाँ पे लेटिस एनर्जी ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि वो अच्छा से लेटिस बना के रखेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि डिड्यूस द शेप ऑफ SF4 ऑन द बेसिस ऑफ VSEPR थ्योरी। जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी यहाँ पे है, उसके आधार पे आपको
SF4 का यहाँ पे बोला है उसका क्या चीज़, आकार निकालना, उसका शेप निकालने के लिए बोला गया। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है, इसका फिगर भी आपको अभी दिखाएंगे। कहता है इन SF4 देयर आर 4 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। SF4 यदि देखें तो कुछ इस तरीके से आपका हो जाएगा, इस तरीके से SF, थोड़ा उल्टा बन गया है लेकिन इसको समझिएगा, अभी समझ में आएगा। SF4 यहाँ पे देख सकते हैं 4 बॉन्ड पेयर है जो कि बॉन्ड से दिखा दिए, एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि इधर से यहाँ पे एक लोन पेयर के रूप में रहेगा। इट हैज सीसॉ शेप, ये कैसा होता है, सीसॉ शेप जैसा होता है। सो एज हैव मिनिमम रिपल्सन, मिनिमम रिपल्सन होने के कारण वो सीसॉ शेप में आपका आ जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फिगर जो रियलिटी में यहाँ पे दिखाएगा, देख सकते हैं इस तरीके। तो यहाँ पे इसका आप शेप भी देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का सीसॉ, एक झूले के आकार का यहाँ पे बेसिकली आ जा रहा है। देख सकते हैं इसको सीधा करके यदि हम लोग बनाएं तो ये आपका सल्फर इधर जाएगा, यहाँ पे F, इधर से जाएगा F, ठीक है, और यहाँ पे ये चीज़ है। तो ये देख सकते हैं एक झूले के आकार का यहाँ पे जो हम लोग झूला झूलते हैं, सीसॉ वाला, दोनों तरफ बैठा हुआ होता है आदमी। ठीक है, 2 लोग बैठे होते हैं, इधर से इसको उठाता है, इसको इधर। तो इस तरीके से आपको जो है सीसॉ शेप आपको नज़र आ रहा होगा। तो वही इसका जो है सीसॉ शेप आपका बेसिकली हो जाता है। ठीक है, फिगर से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख सकते हैं इसको हिंदी में ढेकुली आकृति बोला गया है, देख सकते हैं हिंदी वाले ढेकुली आकृति। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे है कि वाई डज He2 नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, He2 अस्तित्व में क्यों नहीं है, तो ये MOT में पढ़ना होता है जो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी होता है। तो इसमें डायरेक्ट यहाँ पे जो चीज़ है बता दे रहे हैं कि He2 डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट अट्रैक्टिव फोर्स एंड बॉन्ड ऑर्डर इज 0। क्योंकि He2 में वहाँ पे उसका अगर सीधा सिंपल सा बात यदि MOT में हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि उसका बॉन्ड ऑर्डर जो है 0 आ जाता है, जिस कारण से हम लोग देखते हैं कि जब भी बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है तो उसमें वहाँ पे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। और यदि और भी इसको बात करें तो इसमें रिपल्सिव फोर्स जो होता है डोमिनेट कर जाता है अट्रैक्टिव फोर्स के पीछे। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे वही चीज़ हो जाता है। इसका मेन यहाँ पे आप ज़्यादातर याद रख सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 0 होने के कारण। कहता है He2 अस्तित्व में नहीं है क्योंकि प्रतिकारक बल आकर्षक बलों पर हावी होता है। ठीक है, जो प्रतिकारक बल होता है वो आकर्षक बल पे हावी हो जाता है, उस पर रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा हो जाता है और आबंध यहाँ पे कोटि 0 हो जाता है। यदि किसी में वहाँ पे अट्रैक्शन रहेगा ही नहीं तो वहाँ पे बॉन्ड बनेगा नहीं, रिपल्सन रहेगा तो बॉन्ड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो जिस कारण से ही He2 वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, सीधा सिंपल यदि क्वेश्चन पूछे तो वहाँ से आपका जो मेजर ज़्यादातर देखने को मिलता है यही ऑप्शन आपका रहेगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 0 होने के कारण। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। चलिए यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट पार्ट हुआ। अब हम लोग यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। इससे थोड़ा और भी यहाँ पे हम लोग सीखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि विच आउट ऑफ NH3 एंड NF3 हैज़ हायर डायपोल मोमेंट एंड वाई। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यही बोला है कि NH3 और NF3 में जो है किसके पास जो होता है डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है और क्यों होता है, ये चीज़ पूछा गया है। तो देख सकते हैं दोनों का यहाँ पे इधर बनाया गया NH3 का, थोड़ा ऐसे दिखा देते हैं। ये आपका NH3 का है और ये आपका जो है NF3 का है। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन ज़्यादा है तो इसके तरफ यहाँ पे बॉन्ड जो है जा रहा है, ओवरऑल यहाँ पे इधर जा रहा है। और इसमें कह रहा है ये बॉन्ड इधर जा रहा है तो ये दोनों इधर, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इधर जा रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बोला है, देख सकते हैं पूरा का पूरा कि NH3 हैज़ हायर डायपोल मोमेंट। जो NH3 होता है उसके पास हायर डायपोल मोमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कहीं ना कहीं एक तरीके से एक ही तरफ यहाँ पे जो है ये चीज़ लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, वही चीज़ हम जो वहाँ पे बताए थे कि एक इधर जा रहा है तो इधर इधर कैंसिल आउट यहाँ पे कर रहा है। तो वही चीज़ बोला गया है कि NH3 हैज़ हायर डायपोल मोमेंट देन NF3 बिकॉज इन NH3 द ऑर्बिटल डायपोल ड्यू टू लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पे लोन पेयर बेसिकली है तो वो भी अपना उधर लगा रहा है, इसमें भी यहाँ पे लोन पेयर है। तो वही चीज़ बोला गया है कि लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन इज़ द सेम डायरेक्शन एज द डायपोल ऑफ NH बॉन्ड। जिधर NH बॉन्ड यहाँ पे जा रहा है देख सकते हैं इधर जा रहा है तो उधर में ही उसका लग रहा है। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ देखें तो NF3 में जो डायरेक्शन होता है ऑर्बिटल डायपोल का वो एंड डायपोल जो आपका बॉन्ड का डायपोल है इज अपोजिट बिकॉज उस फ्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन
नाइट्रोजन। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, इस कारण से देख सकते हैं फिगर से तो सारा चीज़ समझ में आ रहा है। जिस कारण से ही नाइट्रोजन NH3 के पास जो होता है वो हायर डायपोल मोमेंट होता है, कहीं ना कहीं एक ही तरफ वहाँ पे ऐड होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, वही जो बोला कि NH3 में NF3 की तुलना में अधिक द्विध्रुव आघूर्ण होता है, क्योंकि NH3 में नाइट्रोजन पर एकांकी युग्म के कारण कक्षीय द्विध्रुव NH बंधन के द्विध्रुव के समान दिशा में होता है, एक ही तरफ होता है। दूसरी ओर NF3 में कक्षीय द्विध्रुवीय और बंधन द्विध्रुवीय की दिशा विपरीत है, क्योंकि फ्लोरीन नाइट्रोजन की तुलना में अधिक विद्युत ऋणात्मक है। तो सीधा सिंपल सा बात है, ये फिगर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये फिगर से ही आपको ज़्यादातर समझ में आ जाएगा, यहाँ से आपका सारा आंसर क्लियर हो जाएगा। जो भी चीज़ यहाँ पे इसमें बेसिकली लिखा है वो सारा का सारा बात वहाँ पे आपको दिख रहा होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है, देख सकते हैं कि डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करना है। हाउ डज इट डिफर फ्रॉम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, वह इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसमें क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे थे किसी एटम में, तो वो इससे डिफर कैसे, यही चीज़ बोला है। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता को परिभाषित करें, यह इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी से किस प्रकार भिन्न है। तो देख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द मेजर ऑफ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। क्या करता है कि मान लीजिए कुछ इस तरीके से, यदि HX की बात करें तो X आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दोनों का शेयर होना चाहिए वो ज़्यादातर आपका देखने को मिलेगा। मान लीजिए इधर भी इसका इलेक्ट्रॉन था, इधर भी इसका था, लेकिन जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उसमें ज़्यादा रहेगा तो उसके तरफ वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा शिफ्ट कर जाता है, बाकी उसके पास चल नहीं जाता, लेकिन यहाँ पे शिफ्टिंग इधर आ जाता है। तो जिस कारण से इसको यहाँ पे डेल नेगेटिव और इसको डेल पॉजिटिव से दिखाया जाता है बेसिकली। तो वही चीज़ बोला है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक मेजर होता है टेंडेंसी अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। को जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो अपनी तरफ क्या करता है, जो शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको आकर्षित कर लेता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बताते हैं। अब दोनों आपस में किस तरीके से डिफर है वो चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको बेसिकली बताया गया है। तो एक तरफ आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दोनों को यहाँ पे देखते हैं। दोनों बेसिकली स्टार्टिंग से यहाँ से सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए इस चीज़ों को, ठीक है। तो देख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ यदि हम लोग देखें तो इसमें बोला गया कि एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टेंड्स टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इट्स नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो अपनी तरफ आकर्षित करता है शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, तो उसको लोग एक तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम देते हैं। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉन्डेड एटम। वह प्रॉपर्टी होता है एक बॉन्डेड एटम में, अनबाउंडेड में वहाँ पे नहीं मिलेगा। जहाँ पे दो आपस में बॉन्ड बनाए हुए वहीं पे नज़र आएगा, क्योंकि आखिर शेयर पेयर वहाँ पे रहेगा तभी तो वहाँ पे एक दूसरे की तरफ आकर्षित होगा। इट हैज़ नो यूनिट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई भी यूनिट नहीं होता है। द वैल्यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। और एक्सपेरिमेंटली जो है इस चीज़ को डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। वहीं पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो इसमें क्या बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं इसको, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम जो किसी के साथ वहाँ पर रिएक्ट नहीं करता है, तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन को वहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं तो वहाँ से एनर्जी रिलीज होता है। इसी टर्म को हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नाम में ही ये चीज़ आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है और वहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रहा है। अगर बात करें अगले पॉइंट में इसका, तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। इसमें बॉन्डेड एटम का कोई भी रोल नहीं, जो फ्री होगा एक तरीके से उसी में वहाँ पे वो चीज़ देखने को मिलेगा। सिंगल एटम के लिए वहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर बोला कि इट्स यूनिट इज किलो जूल पर मोल। बाकी इसको और मॉडिफाई किया जा सकता है, तो यूनिट आपका जो है किलो जूल पर मोल इसका हो जाता है। एन एलिमेंट, अगला जो पॉइंट है, एन एलिमेंट हैज़ अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दैट कैन बी कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली। कोई भी एलिमेंट है उसका कांस्टेंट वैल्यू होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, उसको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट भी किया जा सकता है। ये चीज़ वहाँ पे दोनों के बीच वहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है। वैसे हिंदी में देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन लाभ, एंथैल्पी। एक अणु में एक परमाणु इलेक्ट्रॉनों के साझा जोड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसे हम लोग विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं के रूप से जानते हैं। यह एक बंधे हुए परमाणु का गुण है, इसमें कोई इकाई इसका नहीं होता है। विद्युत ऋणात्मकता का मान प्रयोगात्मक रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता, एक्सपेरिमेंट से हम लोग नहीं पता कर सकते।
वहीं पे इलेक्ट्रॉन लाभ एंथैल्पी में देखें तो इलेक्ट्रॉन लाभ एंथैल्पी को एक पृथक गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है। फिर आगे यदि हम लोग देखें तो लिखा गया है कि यह एक पृथक परमाणु का गुण है, सिंगल एटम का बोल सकते हैं, आइसोलेटेड गैसियस एटम। इसकी इकाई किलोजूल पर मोल है। फिर अगला इसी में है कि किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो होता है स्थिर, उसका मान जो होता है स्थिर होता है, जिसकी गणना प्रयोगात्मक रूप से किया जा सकता है, मतलब एक्सपेरिमेंटल वही चीज़ है। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ यहाँ पे दोनों के बीच वहाँ पे डिफरेंस था, तो आई होप ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ भी समझ में आया होगा। दोनों का डेफिनेशन भी यहाँ पे साथ के साथ दिया हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बेसिकली क्या पूछा गया है कि ड्रॉ द शेप ऑफ PH3 एंड SF6 अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी। PH3 और SF6 का यहाँ पे बनाने बोला है। तो देख सकते हैं ये आपका PH3 का है और ये डायरेक्टली ये सारा का सारा आपका जो है बेसिकली देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो PH3 का यदि हम लोग देखें तो इसमें कितना है, 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये चीज़ आपका है, आपको सिग्मा पाई भी यहाँ से पता कर सकते हैं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड में वहाँ पे 1 सिग्मा दिखाई दे रहा है। हाइब्रिडाइजेशन का बात किया जाए तो sp3 हो जाएगा। वहीं पे SF4 में देख सकते हैं और इसका शेप देख लीजिए, पिरामिडल है शेप। यहाँ से मेन चीज़ याद रखिए, PH3 ये है तो इसका जो है आपका ये शेप आकृति इस तरीके से, अगर आकृति दे दिया जाए और PH3 पहचानने बोले तो राइट यहाँ पे इस तरीके से जाएगा। शेप पूछेगा, पिरामिडल होता है। पूछ देगा कि बॉन्ड पेयर कितना होता है PH3 में, तो 3 बॉन्ड पेयर होता है, लोन पेयर 1 होता है। तो इतना सारा क्वेश्चन इससे बनेगा। अब यहाँ पे SF4 है, इसका सबसे पहला आकृति देख सकते हैं। फिर इसका शेप जो होता है ऑक्टाहेड्रल होता है और इसमें 6 बॉन्ड पेयर बेसिकली आपका हो जाता है। ठीक है, 6 बॉन्ड पेयर होने के कारण sp3d इसका हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है। यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन भी आप लोग याद रख सकते हैं, इसका होता है sp3। ठीक है, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, इसका आपका हो जाएगा sp3d। 1 3 और 1 4 और 1 5, sp3d2 आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, 6 बॉन्ड पेयर आपका इस तरीके से आ रहा है तो sp3d2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये चीज़ यहाँ पे था PH3 और SF6 का। बाकी इसको आपने VSEPR थ्योरी में अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ा होगा। ठीक है, वो जो फॉर्मूला हम लगाते हैं हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले निकालना होता है, हाफ वहाँ पे V + M - C + A वाला फार्मूला, उसके आधार पे वहाँ पे हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो थोड़ा सा अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं आप कि डिस्क्राइब द हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ PCl5, वाई इन PCl5 एक्सियल बॉन्ड आर लॉन्गर एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है कि डिस्क्राइब करना है हाइब्रिडाइजेशन PCl5 में, और PCl5 में जो एक्सियल बॉन्ड होता है वो लॉन्ग होता है और इक्वेटोरियल जो होता है शॉर्ट होता है। तो वो ऐसा क्यों होता है ये चीज़ भी बताने बेसिकली बोला है। तो यहाँ से आप PCl5 के बारे में क्वेश्चन से भी बहुत सारा बात बता दी है। क्या क्या बताएं कि एक्सियल बॉन्ड जो होता है PCl, सबसे पहले तो PCl5 में एक्सियल बॉन्ड होता है और इक्वेटोरियल बॉन्ड होता है, ये चीज़ पता चला। एक्सियल बॉन्ड जो होता है लॉन्गर होता है और इक्वेटोरियल बॉन्ड शॉर्टर होता है, शॉर्ट होता है बेसिकली वो चीज़ है। ठीक है, PCl5 के मामले में संकरण का वर्णन करें। PCl5 में अक्षीय आवंत विषुवतीय आवंत की तुलना में लंबे क्यों होते हैं, ये चीज़ बताने बोला है। तो स्टेप वाइज यहाँ पे सबसे पहले चलेंगे। अगर यहाँ पे बात किया जाए कुछ इस तरीके से, तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले यहाँ पे मॉलिक्यूल को लिख लेते हैं PCl5। अब PCl5 में कौन कौन सा एलिमेंट आपको नज़र आ रहा है, क्लोरीन नज़र आ रहा है और फॉस्फोरस नज़र आ रहा है। क्लोरीन का वहाँ पे देख सकते हैं और फॉस्फोरस। ठीक है, तो ये बोला कि द एटॉमिक नंबर ऑफ फॉस्फोरस इज 15, फॉस्फोरस का होता है 15। तो और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉस्फोरस का जो नॉर्मल होता है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में, तो वो कुछ इस तरीके से होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3, और बैलेंस में आपका जो है 5 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से होता है। अब बोला है कि द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉस्फोरस इन PCl5, PCl5 में इसका हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए sp3d यहाँ पे बेसिकली आता है एंड हैज़ ट्रायगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री। sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन है और जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है तो उसका जो है ट्रायगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री वहाँ पे बाय पिरामिडल बेसिकली ज्योमेट्री आता है।
ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन को दिखाने बोला गया है, तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आपका 3s2 और 3p3 का यदि बात करें तो उसका ऑर्बिटल यहाँ पे डायग्राम जब फॉस्फोरस का यहाँ पे बनाया जाता है तो 3s देख सकते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल है और 3p में कुछ इस तरीके से आपका जो है 3 इलेक्ट्रॉन है। अभी तक तो ये बात है। अब क्या है कि फॉस्फोरस में एक और यहाँ पे जो है जो आपका होता है उसमें सेल में वहाँ पे जो खाली होता है जो कि आपका 3d है। ठीक है, तो 3d खाली होने के कारण अब जो क्या होता है कि एक्साइटेशन यहाँ पे आसानी से कराया जा सकता है। यदि देखिए आपके पास यदि एक घर है उसमें बहुत सारे रूम हैं, ठीक है, और बहुत सारे रूम है तो यदि सब आसपास में रूम है तो आप किसी भी यदि कोई भी रूम यदि आपका खाली है तो किसी में अगर ज़्यादा लोग हैं तो उसको आप आसानी से वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो शिफ्ट करने के लिए सबसे पहले रूम होना चाहिए। तो उसी तरीके से जो थर्ड सेल आपका है तो उसमें वहाँ पे क्या है कि 3d यहाँ पे खाली होने के कारण, इस जगह पे खाली होने के कारण ये जो यहाँ पे दोनों बॉन्ड आपस में बनाया हुआ था तो उसको आसानी से जो है इसमें यहाँ पे शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि 3p तो यहाँ पे पूरी फील्ड है। ठीक है, तो वहाँ पे उसको रख नहीं सकते हैं और बॉन्ड बनाने के लिए वहाँ पे एक जगह तो खाली चाहिए, क्योंकि क्या होगा इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेगा। तो यहाँ पे अगर ये आपका हो गया ग्राउंड स्टेट में कुछ इस तरीके से दिख रहा था, लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट में देखें तो यहाँ पे 3d जो है आपको देखने को मिल रहा था, जिस कारण से 3s का एक इलेक्ट्रॉन को जो है 3d में वहाँ पे क्या किया गया, एक्साइट कर दिया गया। ठीक है, तो जिस कारण से अब यहाँ पे जो है ये सिंगल आपका हो गया और सभी में यहाँ पे जो आपका जो है 5 जो आपका क्लोरीन था उसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगा दिया और जिस कारण से इसके लिए यूज क्या हुआ, S हुआ, P हुआ और D हुआ था और एक S हुआ था, 3 P हुआ था और कुछ इस तरीके से D का एक हुआ था, जिस कारण से ही इसका यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3d हो गया था। ठीक है, तो इसी तरीके से आप जो है CH4 का भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कुछ यहाँ पे दे देना आपको, आसानी से आप कर सकते हैं। इसी तरीके से आप जो है SF4 का थोड़ा पॉसिबल है, ये सब आप प्रैक्टिस कर, जिस तरीके से दिखाया है पहले एटॉमिक नंबर आपको पता करना है, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता करना है और वहाँ पे उसका ऑर्बिटल को दिखा देना है और किस तरीके से जो भी एक्स्ट्रा यहाँ पे जो मिल के वहाँ पे बॉन्ड बनाएगा उसको वहाँ पे आपको दिखा देना। तो यही 2 में प्रैक्टिस कीजिए, काफ़ी हो जाएगा CH4 आपका और बेसिकली SF4। ठीक है, इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और आप वहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं दोनों का ज्योमेट्री। तो जिस कारण से यहाँ पे sp3d आपका था, तो sp3d जब भी रहता है तो ज्योमेट्री आपका जो है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल आता है। अब बोला गया कि द बॉन्ड लेंथ ऑफ द एक्सियल बॉन्ड इज लॉन्गर देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड। क्यों होता है इसका एक्सप्लेनेशन चल रहा है। अब PCl5 का तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देख लें कि sp3d हुआ और वही चीज़ यहाँ पे बॉन्ड लेंथ का बात किया जा रहा है। तो इस कारण से होता है क्योंकि जो एक्सियल बॉन्ड होता है एक्सपीरियंस करता है मोर रिपल्सन देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। जो आपका एक्सियल बॉन्ड होता है वो ज़्यादा रिपल्सन क्या करता है, फील करता है। PCl5 बेसिकली आपका इस तरीके से होता है। ठीक है, इधर से इधर और ये इधर से इधर। ठीक है, इस तरीके से आपका जो होता है फिगर इसका देखने को मिलता है। ठीक है, तो ज़्यादा यहाँ पे रिपल्सन एक्सपीरियंस करने के कारण ही जो होता है वो आपका क्या होता है, एक्सियल बॉन्ड जो होता है लॉन्गर हो जाता है, किससे, इक्वेटोरियल बॉन्ड से। हिंदी में भी वही सारा चीज़ है, परमाणु संख्या को सबसे पहले दिखाना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाना है और संकरण को दिखाने के लिए आपको ऑर्बिटल डायग्राम इस तरीके वाला, ये 3 स्टेप बेसिकली आपका चलता है। एक बार नॉर्मल आपको लिखना होता है, नॉर्मल में यदि आपका वहाँ पे अगर वहीं मिल गया, देखें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहीं पे मिल गया तो वहीं पे आप बॉन्ड बना सकते हैं और यदि वैसा नहीं है तो आप जो है अगला स्टेप में जा सकते हैं जो कि एक्साइटेड स्टेट होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया जाता है, मतलब एक रूम से दूसरा रूम में शिफ्ट किया जाता है। ठीक है, और कुछ इस तरीके से आपका लास्ट में जो है यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन को दिखाया जाता है और जैसे हाइब्रिडाइजेशन आपको पता चल जाता है वैसे आपको ज्योमेट्री भी पता चल जाता है। वही चीज़ है, PCl5 की ज्यामितीय त्रिकोणीय द्विपिरामिडल है। अक्षीय बंधन की लंबाई विषुवतीय आबंध से अधिक लंबी होती है क्योंकि अक्षीय बंधन जो होता है विषुवतीय आबंध की तुलना में अधिक प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। जो ज़्यादा प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा, रिपल्सन का फील करेगा, तो उसमें वहाँ पे उसका बॉन्ड तो वो क्या करेगा, अपने आप को रिपल्सन हटाने के लिए दूर जाएगा। तो रिपल्सन हटाने के लिए जैसे वो दूर जाएगा तो वहाँ पे उसका बॉन्ड बेसिक सा है, लंबा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि ऑल्दो ज्योमेट्रीज ऑफ NH3 एंड H2O मॉलिक्यूल आर डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। ठीक है, NH3 और H2O का जो आपका ज्योमेट्रीज होता है वो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल होता है। मॉलिक्यूलर डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल इन वाटर इज लेस देन दैट ऑफ अमोनिया, एक्सप्लेन।
और जो बॉन्ड एंगल होता है वो वाटर में कम होता है अमोनिया से। क्यों होता है ये चीज़ बताने बोला है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखा गया, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देख सकते हैं कि द मोलिकुलर ज्योमेट्री ऑफ NH3 एंड H2O कैन बी शोन एज। मोलिकुलर ज्योमेट्री इस तरीके से आपको दिखाया जा सकता है। आप इस चीज़ को समझ ही चुके होंगे। नाइट्रोजन का यदि देखें तो इस तरीके से दिखाया जाता है और ये डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल में काउंट होता है। ठीक है, लोन पेयर के कारण ही डिस्टोर्ट हो जाता है। बाकी CH4 का यदि आप लोग देखें, ये तो मैंने बोला ही था, लेकिन आप यहाँ से समझ सकते हैं, इसका जो होता है प्योर आपका जो है टेट्राहेड्रल होता है, क्योंकि चारों बॉन्ड पेयर यहाँ पे बेसिकली देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये प्योर आपका देखने को मिलता है। वहीं पे NH3 जो होता है वो डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल उसको बोला जाता है, क्योंकि लोन पेयर से वहाँ पे उसका बॉन्ड को क्या होता है, थोड़ा रिपल्सन देखने को मिलता है। उसी तरीके से H2O का बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पे, इधर हाइड्रोजन, यहाँ पे एक लोन पेयर आपका बेसिकली आ जाता है, एक लोन पेयर इधर, तो दोनों मिलके क्या करते हैं, इसका बॉन्ड को डिस्टोर्ट कर देता है। तो वही चीज़ यहाँ पे फिगर में है कि मोलिकुलर ज्योमेट्री जो होता है दोनों का दिखाया गया है। कहता था सेंट्रल एटम नाइट्रोजन इन NH3 हैज़ 1 लोन पेयर, इसके पास एक ही लोन पेयर होता है। एंड देयर आर 3 बॉन्ड पेयर, ठीक है, एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं इन वेरेज इन H2O देयर आर 2 लोन पेयर, इसमें दो लोन पेयर आपका होता है। ठीक है, एंड 2 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर। अरे सीधा सिंपल इस चीज़ को समझते हैं, NH3 में एक लोन पेयर होता है, 3 बॉन्ड पेयर होता है। H2O में 2 लोन पेयर होता है और यहाँ पे 2 क्या होता है, बॉन्ड पेयर होता है। बॉन्ड पेयर लोन पेयर तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। बॉन्ड पेयर जो यहाँ पे बेसिकली बॉन्डिंग में यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, और जो यहाँ पे नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है उसको लोन पेयर के रूप में कहते हैं। कहता द 2 लोन पेयर प्रेजेंट इन द ऑक्सीजन एटम ऑफ H2O मोलिक्यूल रिपेल द 2 बॉन्ड पेयर, वो दो बॉन्ड पेयर को यहाँ पे रिपेल कर रहा है। दिस रिपल्सन इज स्ट्रोंगर देन द रिपल्सन बिटवीन द लोन पेयर एंड द 3 बॉन्ड पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम। वो क्या होता है, H2O में ज़्यादा रिपल्सन होता है किससे, NH3, क्योंकि वहाँ पे 2 लोन पेयर वहाँ पे रिपेल कर रहा है। सिंस द रिपल्सन ऑन द बॉन्ड पेयर इन H2O मोलिक्यूल आर ग्रेटर देन दैट इन NH3, क्योंकि यहाँ पे NH3 में कम होता है और H2O में उसका जो रिपल्सन ज़्यादा हो रहा है। द बॉन्ड एंगल इन वाटर इज लेस देन दैट ऑफ अमोनिया, तो जो जितना ज़्यादा सटेगा उसका बॉन्ड एंगल उतना कम होगा। कहने का मतलब यहाँ पे सीधा सिंपल ये है कि इसमें यहाँ पे हम लोग देख रहे थे एक ही लोन पेयर था, तो जो इसका नॉर्मल यहाँ पे बेसिकली था उसमें थोड़ा थोड़ा यहाँ पे इसमें जो है जो बॉन्ड एंगल जो आपका वो थोड़ा थोड़ा कम होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों जो लोन पेयर आपका यहाँ पे बेसिकली ये लग रहा है, तो जिस कारण से ये जो बॉन्ड इसको ज़्यादा इधर खसका दे रहा है, जिस कारण से इसका जो बॉन्ड एंगल थोड़ा कम होगा तो इसका उससे भी कम होगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। वही चीज़ देख सकते हैं हिंदी में कि NH3 और H2O की आणविक ज्यामिति को इस प्रकार दिखाया जा सकता है। यहाँ पे दोनों का फिगर है। NH3 में केंद्रीय, नाइट्रोजन में एकांकी युग्म है, एक ही वहाँ पे लोन पेयर है, और H2O में जबकि 2 है और 2 आवंदीय है। तो H2O ऑक्सीजन का कारण यहाँ पे 2 युग्म आवंदी युग्म को प्रतिकर्षित करेगा, और यह जो प्रतिकर्षण नाइट्रोजन परमाणु से ऑक्सीजन में ज़्यादा यहाँ पे H2O में होता है, इसलिए यहाँ पे जो होता है अमोनिया का जो होता है बॉन्ड एंगल कम होता है। और यदि हम लोग बात करें तो H2O का और ज़्यादा होता है, ऐसे बोलेंगे नहीं, H2O का और कम होता है और NH3 का ज़्यादा होता है, क्योंकि जो जितना ज़्यादा रिपेल करेगा उसका बॉन्ड एंगल उतना कम होता जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग जो है अच्छा लॉन्ग आंसर टाइप की तरफ अब हम लोग बढ़ेंगे। ये हम लोग का शॉर्ट आंसर वाला हो गया। अब लॉन्ग आंसर टाइप की तरफ अब हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि राइट, इसमें दो क्वेश्चन बेसिकली आपको देखने को मिलेगा ए और बी करके। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि राइट द मोलिकुलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2+। O2+ का जो यहाँ पे है O2+ से दी हो गया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, अर्जुन 16 में एक 15 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 15 हो गया, क्योंकि प्लस है तो एक कम हो गया। तो ये O2+ में मोलिकुलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। कैलकुलेट इट्स बॉन्ड ऑर्डर एंड प्रेडिक्ट इट्स मैग्नेटिक बिहेवियर। सारा चीज़ें यहाँ पे इसको दिखाना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पे MOT का पूरा जो स्ट्रक्चर तैयार कर लेना पड़ेगा। सारा चीज़ यहाँ पे समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से और भी कुछ भी वहाँ पे निकालने बोले तो उसको आप आधार मान के कर सकते हैं। O2+ का आणविक कक्षीय विन्यास लिखिए, इसके बंधन क्रम की गणना करें और इसके चुंबकीय व्यवहार की भविष्यवाणी करें। भविष्यवाणी क्या करना है, उसको कैलकुलेट करेंगे, वो अपने पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए O2+ जो आपका होता है
तो कुछ इस तरीके से जो होता है इसमें मोर देन आपका जो है और लेस देन इलेक्ट्रॉन के आधार पे चलता है। मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन, मोर देन लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे बेसिकली 15 है तो मोर देन 14 यहाँ पे चल रहा है। तो जिस कारण से यहाँ पे इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्डर कुछ इस तरीके से आ जाता है कि सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2 और सिग्मा 2pz आगे आ जाता है। और ये पाई 2px और 2 और यहाँ पे पाई 2py ये दोनों बराबर होता है और पाई स्टार 2px यहाँ पे बेसिकली चला जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और जो जिसमें कम रहता है उसमें ये चीज़ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका चेंज हो जाता है। ये जो आपका है कुछ इस तरीके से आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे देखते हैं इस तरीके से आपका चलता है। थोड़ा सा इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ जाएगा यहाँ से और यहाँ पे ये चला जाएगा और यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये सबसे पहले एक सेल वाला चल रहा है तो इसमें हो जाता है ये 1s सिग्मा 1s बेसिकली, और ये आपका जाता है सिग्मा स्टार 1s। और इसी तरीके से आपका जो है आगे फिर वहाँ पे बढ़ता हुआ जाता है 3 ये चीज़ चला जाता है। और इस तरीके से आपका जो है मतलब ये जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है। तो उसी के आधार पे जाके आपका जो है ये चीज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकलता है। तो यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन था इसलिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 और 2, 14 और एक यहाँ पे चला गया कुछ इस तरीके से। ठीक है, सब में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भर गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बॉन्ड पेयर जो आपका बॉन्ड ऑर्डर होता है, क्योंकि यहाँ पे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए बोला तब 15 इलेक्ट्रॉन के लिए ये जो आधार है आपका, ये जो मेन आपका स्ट्रक्चर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, तो सब में 15 इलेक्ट्रॉन था तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 इसमें भर दिए, इसमें भी 2 भर दिए। ये भी 2s है, s का है तो इसमें भी 2 गया, इसमें भी 2 गया। 2p था तो इसमें कुछ इस तरीके से ये बेसिकली 2pz है। जो आपका 2px और 2py वो दोनों का जो है सेम माना गया और यहाँ पे जो 2pz है उसको इस तरीके से अलग ही लेके चलना होता है। तो 2pz के लिए यदि हम लोग देखें तो एक ऑर्बिटल में तो आपका 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएगा और यहाँ पे पाई 2px और पाई 2py के कारण यहाँ पे दोनों में 2 गया, मतलब 2, 2, 4, 2, 6। यदि आप लोग इस तरीके से पढ़े हैं कि यदि 3 यहाँ पे होता है तो इस p में तो कुछ इस तरीके से आपका 6 होता है, तो 6 हो रहा है लेकिन इसका स्ट्रक्चर को ही इसी तरीके से रखा गया है। ठीक है, और पाई स्टार 2px में कुछ इस तरीके से ये चला जाएगा। बाकी और भी इलेक्ट्रॉन रहता तो उसको आगे वहाँ पे फिल करते जाते हैं। तो O2 प्लस का सबसे पहले ये आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका मिल गया। अगला यहाँ पे बोला था क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर जो आपका होता है इसके लिए फॉर्मूला आपका होता है NB माइनस NA और अपॉन में कुछ इस तरीके से 2 होता है, मतलब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एंटी बॉन्डेड या फिर नॉन बॉन्डेड बोल सकते हैं और बटा में 2 होता है। तब जाके यहाँ पे जो हम लोग का जो है बेसिकली तो यहाँ से हम लोग का बॉन्ड ऑर्डर जाके निकलता है। ठीक है, तो वही फार्मूला जो आपका NB माइनस NA अपॉन में 2 होता है, तो जिस कारण से वहाँ से निकलता है। अब यहाँ पे जो है अगर बॉन्ड ऑर्डर देखें तो यहाँ पे NB जो बॉन्डेड आपका है बेसिकली जो पेयर्ड है, कह सकते हैं पेयर्ड है, तो उसमें देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कुछ इस तरीके से। ठीक है, अगर काउंट करें तो काउंट के आधार पे हम लोग जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि NB है तो बॉन्डिंग में आपका जो होता है NA आ गया तो एंटी बॉन्डिंग में, तो जितना भी स्टार वाला आपको दिखाई दे रहा है वो एंटी बॉन्डिंग है तो उसको अलग से काउंट करेंगे और जो बिना स्टार का है उसको हम लोग NB में काउंट करेंगे। सीधा सिंपल बात है, NB मतलब हो गया जो आपका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और NA आपका हो गया जो एंटी बॉन्डिंग में, और एंटी बॉन्डिंग में जिसमें स्टार लगा होता है वही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करें जो आपका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो इसमें देख सकते हैं NB में अगर देखें तो 2, 2, 4 और 2, 6, 2, 8, 2, 10 टोटल मिला के 10 ही है। और स्टार वाला देखिए 2, 2, 4 और 1 यहाँ पे मतलब 5 है, मतलब NA का वैल्यू 10 और NA का वैल्यू 5 और NB का यहाँ पे कुछ इस तरीके से 10। अब बॉन्ड ऑर्डर के लिए निकालते हैं, अब इस तरीके से लिख दें गुना करके NB माइनस NA या फिर जिस तरीके से बटा में 2 किए थे तो NB आपका 10 है, 10 में गया 5 तो बच्चा 5 और ओवरऑल इसका हाफ किए तो 2.5 आया। ठीक है, तो O2 प्लस का यहाँ पे हो गया 2.5 बॉन्ड ऑर्डर। और वो जैसा कि मैग्नेटिक बिहेवियर का भी बात किया गया है तो मैग्नेटिक बिहेवियर जो होता है इट इज़ पैरामैग्नेटिक होता है इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जब भी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहीं भी दिखे अभी से याद कर लिए, क्लास 12th में भी ये चीज़ आपको काम आएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक है, पेयर्ड है
तो डायामैग्नेटिक होता है। तो अनपेयर्ड कहाँ पे, यहाँ पे देख लीजिए, कहीं भी अनपेयर्ड एगो दिखेगा तो क्योंकि ये बॉक्स भरा हुआ होता है तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन देखने को मिला, जिस कारण से ये अनपेयर्ड है। और अनपेयर्ड जहाँ भी है वो आपका पैरामैग्नेटिक होता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण प्रकृति में अनचुंबकीय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छे तरीके से वहाँ पे उतना, क्योंकि इसमें थोड़ा समझाना जरूरी था। जो लोग अच्छे तरीके से नहीं पढ़े होंगे उनको भी आपको वहाँ पे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो आपका है उसके तरफ बढ़ेंगे तो राइट टू कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए 2 कंडीशन को वहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, 2 शर्त क्या क्या होता है तो देख लीजिए क्या क्या होता है। बहुत ही अच्छा चीज़, अच्छा क्वेश्चन भी है, इससे आपको पता चल जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरीके से बनता है ये। तो फर्स्ट यहाँ पे जो आपका कंडीशन है तो वो बोला है कि द मॉलिक्यूल शुड कंटेन अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लिंक्ड टू हाइड्रोजन एटम। तो जो भी यहाँ पे मॉलिक्यूल होगा उसके पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए जो कि लिंक करेगा वहाँ पे हाइड्रोजन एटम से, मतलब हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ होना चाहिए, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। दूसरा होता है कि द साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी स्मॉल, और साइज जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का वो स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि HF का वहाँ पे बनता है, HF मिल के आपका बनता है HF, वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है। तो ये 2 शर्त आपको याद रखना है कि मॉलिक्यूल के पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए जो कि हाइड्रोजन के साथ लिंक होना चाहिए, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसका साइज जो है स्मॉल होना चाहिए। वह हिंदी में अणु में हाइड्रोजन परमाणु के से जुड़ा एक अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु होना चाहिए। विद्युत ऋणात्मक परमाणु का आकार छोटा होना चाहिए। तो ये कंडीशन ही पूछा था, तो कंडीशन हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली अभी तो MCQ का ही आपका ट्रेंड चल रहा है, तो आप इन चीज़ों को बस याद रखिए जिस तरीके से पूछा जाए। और यदि आपका पैटर्न में कुछ चेंजिंग देखने को मिलता है, लिखने वाले डिस्क्रिप्टिव भी यदि ऐड किया जाता है तो ये सब आपको काम आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में यहाँ पे डिफरेंस आपको बताना है। चलिए देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से सारा चीज़ लिख भी दिया गया है। तो वही चीज़ है, डिफरेंसेस सिग्मा और पाई में देखिए तो सिग्मा बॉन्ड इधर हो गया आपका, पाई बॉन्ड इधर हो गया। तो सिग्मा बॉन्ड को पहले हम लोग देख लेते हैं। कहता था फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व द ओवरलैपिंग ऑफ आइदर वन हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड अ सिंगल प्योर ऑर्बिटल और 2 प्योर ऑर्बिटल एंड 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। हम बताए थे कुछ इस तरीके से सिग्मा SS से भी बनता है यहाँ पे आपका सिग्मा, कुछ इस तरीके से आपका इस तरीके से भी ओवरलैपिंग से बनता है, मतलब ठीक है ये बताए थे। हेड टू हेड वहाँ पे ओवरलैपिंग होता है, तो उस कारण से वहाँ पे दिखाया गया कि ओवरलैपिंग जो होता है आइदर 1 हाइब्रिड ऑर्बिटल में हो सकता है जो कि सिंगल प्योर ऑर्बिटल, और यहाँ पे 2 ऑर्बिटल जो कि 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल दोनों से मिलके बनेगा। ठीक है, ये बात हो गई बस सेंटेंस का बात, मेन तो आपको समझना था। अगला यहाँ पे कि सिग्मा बॉन्ड कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड अलाउ फ्री रोटेशन। सिग्मा बॉन्ड यदि आपका बन रहा है सिंगल बॉन्ड है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। वही डबल बॉन्ड रहेगा तो उसको आप रोटेशन नहीं कर सकते, उसका आपका बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। फिर कहता है सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ये चीज़ अभी से ही याद रख लीजिए, इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ये सिग्मा है, ये पाई है, बहुत ही लोग यहाँ पे इसमें गलती आपको दिखाते हैं क्योंकि बहुत सारा वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है। तो कन्फ्यूजन ज़्यादा नहीं करना, अगर कैपेसिटी जो स्ट्रॉन्ग का बात किया जाए तो सिग्मा ही आपका जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये चीज़ आप ध्यान अभी से ही रख लीजिए, कभी भी यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि सिग्मा बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है या फिर पाई बॉन्ड का। तो सिग्मा बॉन्ड का हमेशा जो है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग पाई बॉन्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें बोला गया द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड रिक्वायर्ड 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल टू ओवरलैप। ठीक है, अनहाइब्रिड मतलब मान लीजिए अगर इस तरीके से हम बताए थे कि पाई हमारा कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है, तो दोनों यहाँ पे जो है क्या होना चाहिए, दोनों अनहाइब्रिडाइज होना चाहिए, किसी के साथ मिला हुआ नहीं होना चाहिए, तभी तो वो आपस में जो है कुछ इस तरीके से मिलके पाई बॉन्ड का निर्माण करेगा। ठीक है, जो आप लोग पढ़े होंगे कुछ इस तरीके से कार्बन कार्बन से दिखाया जाता है और कुछ इस तरीके से आपका यहाँ मिलता है, तो इसको मिला के हम लोग कुछ इस तरीके से पाई बॉन्ड बनाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इधर से PX इसका ले लेते हैं, ठीक है, और इधर से PZ इसका ले लिया जाता है और इस तरीके से आपका इधर ले लिया जाता है और इस तरीके से इसको मिला दिया जाता है, इसको मिला दिया जाता है, वहाँ से पाई बॉन्ड बनता है। ये बस एक तरीका बता रहे हैं। ठीक है, वही चीज़ वो बोल रहा है।
अगला जो पॉइंट बोला है कि पाई बॉन्ड मस्ट ऑलवेज को एग्जिस्ट विथ सिग्मा बॉन्ड एंड दे रेस्ट्रिक्ट रोटेशन। ठीक है, पाई बॉन्ड जब भी बनेगा उसमें एक सिग्मा बॉन्ड तो रहेगा ही, क्योंकि सिंगल बॉन्ड तो हमारा सिग्मा ही रहता है। पाई बॉन्ड जब भी हमारा आ रहा है वो पाई में आ रहा है, डबल बॉन्ड में आ रहा है, तो एक यहाँ पे पाई बॉन्ड जहाँ भी आता है और यदि वहाँ सिग्मा है भी तो उसमें रोटेशन नहीं होगा। सीधा सिंपल एक ही वहाँ पे सिग्मा रहेगा, तब जाके वहाँ पे उसमें रोटेशन देखने को मिलेगा। वो चीज़ बोला वहाँ पे रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, मतलब प्रतिरोध आ जाता है। अगला यहाँ पे देख सकते हैं पाई बॉन्ड आर टाइपिकली वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। वही चीज़ है, सीधा सिंपल, सिग्मा बॉन्ड कमज़ोर होता है। अगला पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए, बहुत सारा पॉइंट दिया गया है, इसमें आप बहुत ही अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला यहाँ पे जो आपका है। अगला पॉइंट यहाँ पे बोला गया है कि सिग्मा बॉन्ड की तरफ हम लोग देख रहे हैं। सिग्मा बॉन्ड आर फर्स्ट टू फॉर्म व्हेन एटम इंटरेक्ट। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पहली बार बनता है जब एटम इंटरेक्ट करते हैं तभी बन जाता है। ठीक है, क्योंकि पहला बनेगा तो सिग्मा बनेगा, तभी जाके आपका पाई फिर बनेगा। फिर बोलता है कि ओनली वन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म ड्यूरिंग द बॉन्डिंग प्रोसेस बिटवीन टू गिवन एटम। ठीक है, अगर दो दिया हुआ एटम है तो उसके बीच सिर्फ और सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा जब उसका बॉन्डिंग प्रोसेस चलेगा तब। वही बात घूम फिर के आ रहा है। फिर यहाँ पे लिखा गया कि सिग्मा बॉन्ड हैव सिलेंड्रिकल चार्ज सिमेट्री अराउंड द बॉन्ड एक्सिस। बॉन्ड एक्सिस के बीच आपको मान लीजिए सिग्मा बॉन्ड कुछ इस तरीके से है, तो सिलेंडर की तरह से हम लोग इसको दिखा सकते हैं। वही चीज़ ये बोल रहा है, इस तरीके से आपका सिलेंडर होता है। ठीक है, एक वायर के रूप में आप समझ सकते हैं। फिर आगे बोला है कि एटम विथ सिग्मा बॉन्ड आर लेस रिएक्टिव। वैसा एटम जिसके पास सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्गर होता है तो उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा हमको एनर्जी का ज़रूरत होगा। ठीक है, तो रिएक्टिव कम होगा। सिग्मा बॉन्ड कैन बी यूज टू डिटरमाइन मोलिकुलर शेप। अभी हम लोग जितना भी देख रहे थे, CH4 देख रहे थे, NH3 देख रहे थे, CO2 देख रहे थे। ठीक है, जितना भी वहाँ पे देख रहे हैं तो वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड ही उसका क्या कर रहा था, मोलिक्यूल का शेप दिखाई दे रहा था। क्योंकि यदि हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में किसको यूज करते हैं, सिग्मा बॉन्ड को ही देखते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन जैसे हम लोग को पता चलता है उसका शेप पता चल जाता है, तो मेजर सा बात है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझना था। पाई बॉन्ड की यदि बात करें, पाई बॉन्ड बिटवीन टू एटम ओनली फॉर्म आफ्टर सिग्मा बॉन्ड हैव बीन एस्टेब्लिश। सिग्मा बॉन्ड बनेगा तभी फिर उसका बनेगा। फिर आगे देख सकते हैं कि टू पाई बॉन्ड कैन एग्जिस्ट बिटवीन टू एटम। दो पाई बॉन्ड जो है दो एटम के बीच वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, ये भी सही बात है। पाई बॉन्ड डू नॉट हैव सिमेट्री। पाई बॉन्ड के पास सिमेट्री एक जैसा हो ही नहीं सकता है। एक यदि px से मिल, क्योंकि वो p ऑर्बिटल से ही आपका वहाँ पे पाई बॉन्ड का निर्माण देखने को मिलता है, तो एक आपका यदि px है तो दूसरा आपका py होगा या फिर pz होगा, तो अभी सिमेट्री तो देखने को ही नहीं मिलेगा। फिर कहता है कि एटम विथ पाई बॉन्ड आर मोर रिएक्टिव कंपेयर टू दोज ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, एटम जिसके पास सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है और जिसमें पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड पहले टूटेगा फिर वहाँ पे जो है रिएक्ट कर सकता है। जैसे कि ये आपको एडिशन जो आपका रिएक्शन ऑर्गेनिक में, इसको जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे एडिशन जो आपका होता है इस तरीके से, आपका मान लीजिए यहाँ पे अल्कीन है तो इसमें ये बॉन्ड एक आपका टूटता है और कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है ऐड हो जाता है मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए A है, यहाँ पे मान लीजिए B है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड पहले टूट रहा है तब जाके वहाँ पे बन रहा है। ये चीज़ था, थोड़ा लॉन्ग है तो हिंदी में थोड़ा सा इसको समझा देते हैं, बाकी सारा चीज़ तो बेसिकली आपको समझा ही दिए हैं। तो सिग्मा आबंध की तरफ देखें तो सिग्मा आबंध के निर्माण में जो एक संकरक कक्ष और एक शुद्ध कक्षक या दो शुद्ध कक्षक और दो संकरित कक्षक का अति व्यापन शामिल होता है। जो ये चीज़ बताए थे ये दोनों मिलकर बनता है, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देता है। सिग्मा आबंध स्वतंत्र रूप से मौजूद हो सकते हैं और मुक्त रोटेशन में अनुमति मतलब घूम सकता है चारों तरफ। सिग्मा आबंध मजबूत होता है, जब परस्पर क्रिया करते हैं तो सबसे पहले सिग्मा आबंध बनता है। सही बात है, दो दिए गए परमाणुओं के बीच सिग्मा आबंध के दौरान केवल एक सिग्मा बंधन बनता है। पहले स्टार्टिंग में बनेगा तो सिग्मा ही बनेगा। सिग्मा आबंध में आबंध कक्ष के चारों ओर बेलनाकार चार्ज समरूप होती है, जैसे कि हम बताए थे सिग्मा बॉन्ड है तो बेलनाकार कुछ इस ये NCERT में आप देखिएगा, इसको अच्छे तरीके से दिखाया गया, आप वहाँ से एक बार फिगर को जरूर देखिएगा। फिर वही चीज़ लिखा है कि सिग्मा आबंध वाले परमाणु कम अभिक्रियाशील होते हैं, टूटेगा ही नहीं बॉन्ड, रिएक्ट कैसे करेगा। सिग्मा आबंध का उपयोग अणु आकार निर्धारित करने के लिए, जो आपका आकार होता है उसको निर्धारित करने के होता है।
पाई आबंध के निर्माण में अद्यतन करने के लिए 2 असंकरित कक्षक की आवश्यकता होती है। अनहाइब्रिडाइज ही इसमें यूज होता है। पाई आबंध को हमेशा सिग्मा आबंध के साथ सह अस्तित्व में रहना चाहिए और वे रोटेशन को प्रतिबंधित करते हैं। रोटेशन उसमें नहीं होता है, घूमता नहीं है चारों तरफ, ठीक, उसको घुमा नहीं पाते हैं हम लोग। पाई आबंध आमतौर पर सिग्मा आबंध से कमज़ोर होते हैं, सही है। 2 परमाणुओं के बीच पाई आबंध सिग्मा आबंध स्थापित होने के बाद ही होता है, पहले सिग्मा फिर पाई, सीधा सिंपल बात है। 2 परमाणुओं के बीच 2 पाई आबंध मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। अगर सिग्मा हम लोग बोले थे तो एक ही होगा, क्योंकि आप किसी में भी देखिए, अगर हम सिंगल बॉन्ड की बात करें, अगर हम डबल बॉन्ड की बात करें, सिर्फ विजुअल करने के लिए दिखा दे रहे हैं, अगर हम लोग ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो सब में देखिए एक ही सिग्मा आपका होगा, एक सिग्मा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला है कि 2 परमाणु, मान लीजिए यहाँ पे ए बी है, यहाँ भी ए बी है और यहाँ भी ए बी है, तो वही बोला 2 परमाणु, ये आपका परमाणु है, के बीच 2 पाई आबंध मौजूद हो सकते हैं। देखिए 2 पाई आबंध यहाँ पे है, इसमें तो एक ही है, लेकिन इसमें देखिए एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो 2 पाई आबंध यहाँ पे मौजूद हो सकते हैं। पाई आबंध में समरूपता नहीं होती, दोनों का बोले वही चीज़, एक अगर px से बन रहा है, एक pz से बन रहा है, py से बन रहा है, समरूप वहाँ पे नहीं रहेगा। पाई आबंध वाले परमाणु केवल सिग्मा आबंध वाले परमाणु की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, ठीक है। सिग्मा यदि वहाँ पे बॉन्ड टूटेगा नहीं तो वो कम अभिक्रियाशील है, इसका बॉन्ड टूटता है तो अधिक होता है सिग्मा से। इस उद्देश्य के लिए पाई आबंध का उपयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है। सिग्मा आबंध का वहाँ पे यूज नहीं किया चाहिए बोला है। पाई बॉन्ड कैन नॉट बी यूज फॉर दिस पर्पस, रिएक्ट करने का वहाँ पे बात बेसिकली एक तरीके से बोल सकते हैं। चलिए इसी में अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। डिफाइन डायपोल मोमेंट, राइट द सिग्निफिकेंस एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट। थोड़ा लॉन्ग आंसर में इसी आता है, इसलिए इसमें क्या होता है, इसमें पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना होता है। तो डायपोल मोमेंट को डिफाइन करना है और सिग्निफिकेंस और एप्लीकेशन डायपोल मोमेंट का दिखाई देना है, वहाँ पे दिखाना है। वही चीज़ है कि द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें, द्विध्रुव आघूर्ण का महत्व अनुप्रयोग लिखें। चलिए लिखते हैं। द डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। बताएं भी थे पहले भी, फिर से बता देते हैं। अगर डेल्टा पॉजिटिव है, इसमें डेल्टा नेगेटिव है, तो वही बोला प्रोडक्ट होता है 2 मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का, इसमें देखिए प्लस वाला ये माइनस वाला, दोनों का प्रोडक्ट होता है। और डिस्टेंस यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस बेसिकली चलता तो यहाँ से है, ये चीज़ आपका इस तरीके से जो दिखाई देता है, तो यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस और प्रोडक्ट होता है मैग्नीट्यूड के चार्ज का और यहाँ पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव में, ठीक है, ये चीज़ बोल रहा है। इट इज़ डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर म्यू से दिखाई देता है इसको, ठीक है। मैथमेटिकली जो होता है वो डायपोल मोमेंट म्यू जो होता है इक्वल टू होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस, मतलब क्यू इंटू आर बोल सकते हैं या फिर डी बोल सकते हैं। ये यहाँ पे आर का यूज किया गया, कहीं कहीं आपको डी भी देखने को मिलेगा। इट इज़ मेजर्ड इन डी बाई, जो यहाँ पे होता है आपका डायपोल मोमेंट का, और डी बाई इसका यूनिट होता है। तो बोला कि इट इज़ मेजर्ड इन डी बाई यूनिट डिनोटेड बाय डी, और 1 डी बाई बराबर होता है 3.33564 इंटू 10 का पावर -30 सेंटीमीटर, जहाँ पे सी जो होता है कुलम में होता है, बेसिकली सेंटीमीटर नहीं है, कुलम मीटर है, ठीक है। सी यहाँ पे देख सकते हैं कुलम में। द एप्लीकेशन, अब यहाँ पे एप्लीकेशन की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो डायपोल मोमेंट था उसको अच्छे तरीके से समझेंगे कि डायपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू होता है क्यू और इंटू आर होता है, कहीं कहीं डी भी दिखा है, तो ये आपका इसका फॉर्मूला होता है। 1 डी बाई का वहाँ पे आप लोग देख लिए 3 पॉइंट कुछ समथिंग यहाँ पे था, देख सकते हैं 1 डी बाई इक्वल टू, ये चीज़ आपको कुलम मीटर में, सेंटीमीटर में नहीं है। डी बाई से डी से उसको दिखाते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं, यही सारा कुछ पूछा जाता है बेसिक में, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एप्लीकेशन डायपोल मोमेंट की तरफ यदि हम लोग बढ़ें तो इसमें क्या क्या एप्लीकेशन इसका है बोल रहा है, इसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि डायपोल मोमेंट हेल्प टू प्रिडिक्ट वेयर अ मॉलिक्यूल इज पोलर और नॉन पोलर। बात यहाँ पे बेसिकली डायपोल मोमेंट का होता है वो पोलरिटी को दिखाता है कि पोलर है कोई भी मॉलिक्यूल या फिर नॉन पोलर है। एज म्यू इक्वल टू क्यू इंटू आर है तो ग्रेटर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट, जितना मैग्नीट्यूड जो है डायपोल मोमेंट का वो ज़्यादा होगा, हायर विल बी द पोलरिटी ऑफ द बॉन्ड, उतना ज़्यादा बॉन्ड वहाँ पे पोलर होने का चांस वहाँ पे रहेगा, ठीक है। फिर आगे आपका लिखा गया कि फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल द डायपोल मोमेंट इज 0, जहाँ भी नॉन पोलर होगा तो वहाँ पे डायपोल मोमेंट जो मॉलिक्यूल का है वो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ पहला यहाँ पे इसका एप्लीकेशन था कि वहाँ पे पोलरिटी को डिफाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है।
अगला लिखा है कि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हैव जीरो डायपोल मोमेंट ऑल्दो दे हैव 2 और मोर पोलर बॉन्ड। ठीक है, और यदि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कहीं भी है तो उसके पास जो होता है उसका डायपोल मोमेंट जीरो होता है, हालांकि वहाँ पे उसका जो है एक से ज़्यादा आपका जो है पोलर बॉन्ड देखने को मिलता है। इन डिटर्मिनेशन ऑफ सिमेट्री, सीधा सिंपल बात है कि सिमेट्री को डिफाइन करने के लिए ये चीज़ बताया जाता है। अगला यहाँ पे कि इट हेल्प टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर, और यह जो डायपोल मोमेंट होता है वो सिस और ट्रांस जो आपका आइसोमर होता है उसको वहाँ पे डिफाइन करने के लिए बताया जाता है। फिर कहता है यूजुअली ट्रांस आइसोमर हैज़ हायर डायपोल मोमेंट देन सिस आइसोमर। तो ये चीज़ आप हाइड्रोकार्बन चैप्टर जब पढ़ेंगे तो वहाँ भी हम लोग देखेंगे, तो अभी से आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं कि आपका जो ट्रांस होता है, ट्रांस आइसोमर बेसिकली ट्रांस, ठीक है, उसका डायपोल मोमेंट जो होता है वो सिस से ज़्यादा होता है। ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए, बहुत ही अच्छा बात यहाँ पे है। तो ये भी इसका एप्लीकेशन है। अगला यहाँ पे जो इसका यहाँ पे एप्लीकेशन का बात करें तो कहता है इट हेल्प टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्थो मेटा एंड पारा आइसोमर। ऑर्थो मेटा पारा आइसोमर भी आपने देखा होगा, ठीक है, उसमें हम लोग जब डिस्कस करेंगे वहाँ पे पता चल ही जाएगा। डायपोल मोमेंट ऑफ पैरा आइसोमर इज जीरो, पैरा आइसोमर जो होता है उसका डायपोल मोमेंट जीरो होता है। डायपोल मोमेंट ऑफ ऑर्थो आइसोमर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मेटा आइसोमर। तो ये सीधा सिंपल सा बात है कि अगला एप्लीकेशन यहाँ पे हम लोग देखें कि ऑर्थो मेटा और पारा आइसोमर को भी डिस्टिंग्विश करने में बताता है, और यदि यहाँ पे पैरा आइसोमर हो तो वहाँ पे डायपोल मोमेंट जीरो हो जाता है, और यदि ऑर्थो और मेटा का बात किया जाए तो ऑर्थो आइसोमर में ज़्यादा होता है डायपोल मोमेंट देन किसमें, मेटा आइसोमर। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बात था, वही हिंदी में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन हम लोग को बचेगा, फिर ये चीज़ हम लोग यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। कहता है द्विध्रुव आघूर्ण आवेश के परिमाण में धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों के केंद्र के बीच की दूरी का गुणनफल होता है जो डायपोल मोमेंट। इसे ग्रीक अक्षर म्यू से दिखाया जाता है। द्विध्रुव आघूर्ण को यहाँ पे म्यू बराबर आवेश क्यू और पृथक्करण की दूरी मतलब आर से वहाँ पे दिखाया जाता है। इसे डी द्वारा दर्शाया जाता है, डी बाई में इसको मापा जाता है। 1 डी बाई इक्वल टू इतना कूलम मीटर होता है। सी वहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर बेसिकली, यहाँ पे नहीं कूलम मीटर है, यहाँ भी गड़बड़ लिखा गया। फिर यहाँ पे देख सकते हैं द्वि आघूर्ण के अनुप्रयोग, यहाँ पे अगर बात किया जाए वही एप्लीकेशन हम लोग जिसको बोलते हैं। तो पहला चीज़ है कि द्विध्रुव आघूर्ण का जो होता है अनुमान लगाने में मदद करता है कि कोई अनुध्रुवीय है या अध्रुवीय है, क्योंकि म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी होता है। तो द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण जो होता है जितना अधिक यदि होगा तो बंधन की ध्रुवता उतनी ही अधिक होगी, और गैर ध्रुवीय जो आपका अणु होगा उसके लिए द्विध्रुव घूर्णन आघूर्णन का जो वहाँ पे होता है अच्छाणु जो होता है वो शून्य होता है। बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली वहाँ पे बताया गया है। और अगला पॉइंट है कि सम्मित अणुओं में शून्य द्विध्रुव आघूर्ण होता है, हालांकि उनमें 2 या 2 से अधिक ध्रुवीय बंधन होते हैं। 2 या 2 से अधिक बंधन होते हैं ध्रुवीय वाले, लेकिन फिर भी वहाँ पे उसका जो है शून्य आघूर्ण होता है। ये चीज़ आपका समरूपता को निर्धारण करने में दिखाता है। अगला पॉइंट है कि यह सीस और ट्रांस समायव के बीच अंतर करने में मदद करता है। आमतौर पर जो ट्रांस समायवी होता है वो सीस से ज़्यादा होता है उसका द्विध्रुव आघूर्ण। अगला देखें, यह ऑर्थो मेटा और पैरा समन्वय समावयव के बीच अंतर मदद करता है वहाँ पर निकालने में। पैरा आइसोमर में आपका द्विध्रुव का शून्य होता है, जबकि ऑर्थो का ध्रुव जो होता है आघूर्ण वो आपका क्या होता है, मेटा से यहाँ पे तुलना में उसका अधिक होता है। सीधा सिंपल सा बात है यार, जो यहाँ पे बात बताएं वही चीज़ वहाँ पे उसमें बस सेंटेंस को वहाँ पे चेंज किया गया है, मतलब हिंदी में कर दिया गया और क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और हालांकि ये चीज़ अब हम लोग का जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा तो जल्दी से इसको हम लोग देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर से आप क्या समझते हैं, ये चीज़ पूछा गया है। कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2O2 O2 प्लस, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से O2 माइनस का यहाँ पे उसका बॉन्ड ऑर्डर भी कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से किसको क्या क्या बोलते हैं। बॉन्ड ऑर्डर को हम लोग डिफाइन करेंगे कि इट मे बी डिफाइंड एज हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो जो भी वहाँ पे जो एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग में वहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो उसी के हाफ जो होगा डिफरेंस को यहाँ पे हम लोग जो है कहेंगे। मतलब इट मे बी डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, जो डिफरेंस वही चीज़ फॉर्मूला सीधा सिंपल यार वही NB माइनस NA। तो इसका हाफ जो होता है डिस्टेंस होगा NB, और इसके डिफरेंस का बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का सीधा सिंपल वही सेंटेंस में लिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे सभी का जो है करके आपको दिखाना है, N2 का, O2 का, O2 प्लस का, O2 माइनस का। तो सभी का वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को देखते हुए उसके आधार पे उसका बॉन्ड ऑर्डर जो है हम लोग कैलकुलेट करेंगे। NB देख लेंगे। सबसे पहले क्या जरूरी होगा सबके लिए, यहाँ पे आपको देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिया गया है।
तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को दिखाते हुए ही हम लोग यहाँ पे उसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। तो सभी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपका दिखाया गया है, तो इसको एक बार आप देख लीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है। बाकी एक एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, सभी का उसी तरीके से बनेगा। तो इसमें यदि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के आधार पर देखें तो NB का वैल्यू देखें तो NB हमारा कितना आ रहा है, तो 8 में 2 गया तो हमारा 6 आया, और 2 से उसको काटें तो कुछ इस तरीके से 3 यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आया है। किसके लिए, N2 के लिए। तो सभी का यहाँ पे NB सबसे पहले आपको देखना है, एंड यहाँ पे Na देखना है, और NB माइनस Na करके हाफ वहाँ पे कर देंगे, जो भी आएगा वो हमारा बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। इसी तरीके से O2 का भी निकाला गया, तो हाफ और 8 माइनस 4 तो 4, और यहाँ पे 2 इसका आ जाएगा। O2 प्लस का कुछ इस तरीके से देखें तो 3.5 आ गया, O2 माइनस का देखें तो 1.5 आ गया। तो सीधा सिंपल जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग उसको यदि आप पता कर लिए तो आप आसानी से वहाँ पे उसका जो है बता सकते हैं क्या चीज़, बॉन्ड ऑर्डर को, ठीक है। तो ये चीज़ आज हम लोग का था यहाँ पे कुछ इस तरीके से, जो कि अच्छे तरीके से हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 का पूरा कंप्लीट किया। अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 5 में है उसका की पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। तो जो लोग अच्छे तरीके से नहीं देखें अभी तक स्टार्टिंग से, तो एग्जामिनेशन अब बहुत ही नज़दीक है, तो आप आसानी से उसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को यहीं पर रखते हैं। यहाँ तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।